अच्छा जी, आज जो हम पढ़ना है ना वो है जी रियलिज्म की एज। रोमांटिसिज्म ये सेम वही है जो हमने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ा है। इंग्लिश लिटरेचर कौन सा था? जो कि इंग्लैंड के अंदर लिखा गया है। ठीक है। तो वहां पे रोमांटिसिज्म के ऊपर जो बातें की गई थी वो किसके ऊपर थी? वो थी नेचर के ऊपर। हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पीबी शेले ने, एस टी कॉलरिज ने, सब ने बात की कि जी आप नेचर के ऊपर बात करें। आप लोगों को शहरों से वापस सुन के कहें कि आप जी गांव की तरफ वापस आए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रोमांटिक पीरियड है ये भी वही सेम चीज़ है। इसमें इसमें अमेरिकन लिटरेचर के अंदर एक फ़र्क ये है कि यहाँ के जो अमेरिकन जो रोमांटिक जो पोइट्स थे या जो राइटर्स थे उन्होंने बात की थी कि जी जो आप जो आपके एक मिनट जो आपके हमारा जो अपना स्टाइल था ना, जो ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारा अपना कल्चर था, हमें वापस उसकी तरफ आना चाहिए। यहाँ पे ब्रिटिश ने हमको कॉलोनाइज किया, हमने उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, हम उनको ब्लाइंडली हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हमें अपने कल्चर की तरफ वापस आना चाहिए, हमें अपने स्टाइल के ऊपर बात करनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी होनी चाहिए। इससे पहले वो सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी जो थी, जो कि ब्रिटिश ने बनाई हुई थी, वो इसको फॉलो करते थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रोमांटिक एज के अंदर इन्होंने अपनी एक डिक्शनरी बनाई जिसको वेबस्टर डिक्शनरी कहते हैं, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा फेमस डिक्शनरी है। तो ये अमेरिकन ने अपनी डिक्शनरी बनाई इस एज के अंदर। ठीक है जी। इसमें उन्होंने बात नेचर के साथ साथ उन्होंने बात की कि जी आप वापस आए अपने स्टाइल की तरफ, अपनी लैंग्वेज की तरफ। इसमें सेकंड हमने देखा कि डोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर कौन सा था। सिमिलरली जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रोमांटिक एज थी वहां भी पोएट्री थी, तो यहाँ पे भी जो मोस्ट डोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर था वो पोएट्री ही था। यहाँ के फेमस पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज थे, जो कि इंग्लिश एज के अंदर थे। तो जो यहाँ के रोमांटिक्स जो पोएट हैं, जो राइटर्स हैं अमेरिकन लिटरेचर के, ये बेसिकली उनसे इंस्पायर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ से, एस टी कॉलरिज से, उनके आइडियाज से ये इंस्पायर थे। इन्होंने भी वही बात की, इन्होंने नेचर की बात की, प्लस इन्होंने बात की कि जी आप अपने वापस अपने अमेरिकन स्टाइल की तरफ वापस आए। इस एज की दो मेन चीजें हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं इस एज की, रोमांटिक एज की। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जी इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज जी नेचर के ऊपर बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या होती है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब यह है कि वो अपनी एक ऑन आइडेंटिटी के हक में थे। वो कहते थे कि जो अमेरिकन है हमारी भी एक अपनी शनाख्त है। हम ये नहीं है कि जो ब्रिटिश हमको कहेंगे या जो उनका कल्चर होगा हमने वही चीज़ें फॉलो करनी है। हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी एक अपनी लैंग्वेज है, हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन्होंने इस चीज़ को भी इस एज के अंदर फ्लरिश किया, इंडिविजुअलिज्म को, नेचर को, इमेजिनेशन को। और फोर्थ वन था जी कॉमन मैन डिग्निटी, कि ये एक आम बंदे की बात करते थे कि हर बंदे की एक डिग्निटी होनी चाहिए, उसका एक मर्तबा होना चाहिए। हर बंदा जो है वो इक्वल डिजर्व करता है रिस्पेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट इसके जो फेमस राइटर्स थे, रैल्फ विल्डो एमरसन जो है इसका मोस्ट फेमस राइटर है इस एज का, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर रोमांटिक एज का। सेकंड इसके अंदर हेनरी जो वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो है, ये वो वर्ड्सवर्थ नहीं है जो आपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ा है, इसका आपने डिफ्रेंशिएट इसको करना है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक मूवमेंट पढ़ी थी ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि मैंने बताई थी कि ये इसकी जो सिमिलैरिटी है रेनेसां एज के साथ। रेनेसां के अंदर जैसे वो कहते थे कि जी हमें गॉड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अपने लॉजिक से काम लेना चाहिए, इंसान को जो है हमें ह्यूमैनिटी को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेम बात रेनेसां के अंदर भी की गई थी और सेम ये चीज़ यहाँ पे भी थी कि हमें हर चीज़ को, रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमने हर चीज़ को लॉजिकली जज करना है। ठीक है। इसके अंदर जो राल्फ वर्ल्डो एमरसन जो मैंने आपको बताया, वो भी इसका उसने इस ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी जो थी उसने काम किया। उसने उसके आइडियाज जो थे वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट आइडियाज थे। नेक्स्ट जो मैंने कल आपको जो वीडियो सेंड किया वो है रियलिस्टिक एज के ऊपर और रियलिज्म के ऊपर। तो आप में से कोई मुझे ये बताए कि जो हमने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो विक्टोरियन एज पढ़ी थी, विक्टोरियन एज की क्या एक खास खसूसियत थी जो कि उसको बाकी एजेस से डिफ्रेंशिएट करती है? आप में से कोई बता दे। विक्टोरियन एज के अंदर
जब क्वीन विक्टोरिया बनी थी ब्रिटेन के अंदर क्वीन, तो उस वक्त क्या उनकी खसूसियत थी मेन, विक्टोरियन एज के अंदर किस टाइप के लिटरेचर लिखा गया था? पर उसमें नावल लिखे गए थे ना। जी ठीक। जो नावल थे वो किस टाइप के नावल थे, उनके अंदर क्या वो बात करते थे? जो मतलब उनमें जो कॉमन पीपल होते थे उनकी जिंदगी के बारे में, जो उनके मसाइल होते थे उसके बारे में बात की वेरी जाती गुड, यही चीज थी। रियलिस्टिक लिटरेचर था। रियलिस्टिक लिटरेचर क्या होता है कि जी मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो आम बंदे के इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, आम बंदे के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे जो अमेरिकन की रियलिस्टिक एज थी, यहाँ पे भी वही चीज थी। इस एज के अंदर भी वो बात करते हैं जी कि हमें कॉमन मैन का जो है, जो हमारी मिडिल क्लास है, हमें उसके इश्यूज के ऊपर लिटरेचर लिखना चाहिए, ठीक है। इसकी सिमिलैरिटी है। कल को कोई आपसे पूछता है कि जो विक्टोरियन एज और रियलिस्टिक एज के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, तो सिंपल से ये इसके अंदर सिमिलैरिटी है कि जो दोनों एजेस के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर भी और वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर भी, वहाँ पे विक्टोरियन एज के अंदर रियलिस्टिक लिटरेचर लिखा गया, यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जो एज थी रियलिस्टिक, जिसको रियलिज्म एज कहते हैं, इस एज के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम रियलिस्टिक लिटरेचर लिखा गया। रियलिस्टिक लिटरेचर का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका मतलब ये होता है कि जो आप कॉमन मैन इश्यूज हैं, जो मिडिल क्लास के इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो बात की जाती है, जो लिटरेचर लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं रियलिस्टिक लिटरेचर। और सेकंड इस, अगर हम देखते हैं कि जी सेकंड क्या, जी सेकंड अगर हम इसमें देखते हैं कि जी सेकंड इसमें क्या चीज थी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो नीचे वो ना चैट पे मैसेज में भी लिख सकता है, यहाँ पे वो भी शो हो जाता है अगर आवाज आपकी नहीं क्लियर आ रही तो। अच्छा, सेकंड इसमें एक बात थी, हम बात करते हैं जी कि जी पहले अमेरिका के अंदर एक एज चल रही थी रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिसिज्म के बाद आती है रियलिज्म, ठीक है। तो क्या वजह थी, लोगों ने क्यों रोमांटिसिज्म को छोड़ा और क्यों वो रियलिज्म की तरफ वापस आते हैं? ये म्यूट कर दें। अच्छा, तो क्या चीज थी, क्या बात थी कि उन्होंने रोमांटिक जो आइडियाज थे उनको छोड़ा और रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया? उसकी जो मेन वजह वो ये है कि जी इससे पहले इससे पहले 1861 के अंदर अमेरिका के अंदर सिविल वार होती है। वार जैसे आपको पता है कि इसका मतलब होता है जंग होना। अब जंग की भी कई टाइप्स हैं, वार की भी कई टाइप्स हैं। एक तो जंग जाके जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फॉर एग्जांपल एक वार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक ये वार जो दो कंट्रीज के दरमियान वार होती है। एक है सिविल वार, ये भी वार्स की टाइप में से एक टाइप है, इसको कहते हैं सिविल वार। सिविल वार का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हमारा कंट्री है, यहाँ से कोई बलूचिस्तान के लोग हैं, बलोच लोग हैं, वो कहते हैं जी कि हमें बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, हमारे हकूक जो है हमको नहीं मिल रहे हैं। पंजाबी जो लोग हैं इनको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन का जो निज़ाम है इनकी तरफ बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें वगैरह इनकी तरफ बेहतर है, हेल्थ सिस्टम इनके पास बेहतर है, हमारे पास तो सिस्टम है ही नहीं। लिहाजा जी हमें हमें हमने पाकिस्तान से आज़ाद होना है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी आर्मी है, उनके अगेंस्ट एक वार शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमें आज़ादी चाहिए आपसे, हमने आपसे आज़ाद हो जाना है, ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो वो क्या होगा, सिविल वार होगा। यानी कि सिविल वार का मतलब ये होता है कि जो आपका कंट्री है, आपके कंट्री के अपने लोग ही आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके इदारों के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। सिमिलर चीज़ हुई थी अमेरिका के अंदर 1861 के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, मुख्तलिफ स्टेट्स थी, अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं। तो कुछ स्टेट्स थी, उन्होंने कहा जी हमें आज़ादी चाहिए, हमने अमेरिका के साथ नहीं रहना। वहाँ पे एक किस्म की जंग शुरू होगी। इस जंग की वजह से अराउंड कोई 20-25 लाख लोग जो थे ना, बल्कि 20-25 लाख लोग जो है अप्रोक्सीमेटली जो है, वो इस जंग के अंदर, सिविल वार की जो अमेरिका की थी 1861 से 65 की, इसमें अराउंड 20-25 लाख लोग जो हैं वो इसमें मर जाते हैं। तो अब एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे बन गया है कि ऐसा वहाँ पे टाइम आ गया कि इतने लोग मर गए हैं, बोला कि इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है,
तो क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल के अंदर भी वो नेचर की बातें कर रहे होंगे, वो बड़ी मीठी मीठी फूलों की बातें कर रहे होंगे? क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लिटरेचर ऐसा लिखा जाए, हालांकि वहाँ पे हालात मरने मारने के हों? आपके इस बारे में क्या परसेप्शन है? सर फिर वो अपने मुल्क के मसाइल के बारे में लिखेंगे। मसाइल के बारे में लिखेंगे डेफिनेटली, जहाँ जैसे वहाँ की सोसाइटी होगी, ठीक है। तो जो अमेरिकन लोग थे वो चाहते थे कि जी हमारे यहाँ पे वार हुई है, इतने लोग मर गए हैं, हमने यहाँ पे बैठ के फूलों की बातें तो नहीं करनी, या हमने ये बात तो नहीं करनी कि जी आप शहरों को छोड़ें, आप गाँव में आए, नेचर को देखें, नेचर को एंजॉय करें। अब इस मुल्क के अंदर 20-25 लाख लोग मर गए हैं, तो डेफिनेटली वो बात करेंगे कि जी वहाँ के इश्यूज की। अब 20-25 लाख लोग मरने से क्या मतलब है कि वहाँ से 20-25 लाख फैमिलीज इफेक्टेड हुई हैं। इतनी जब ज्यादा मेजोरिटी के अंदर लोग अफेक्टेड थे, तो ये एक मेन वजह ये थी कि जिन्होंने अमेरिकन को मजबूर किया कि आप रोमांटिसिज्म आइडियाज को छोड़ें और आप रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना शुरू करें। आप एक आम बंदे के जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, जो मिडिल क्लास के इश्यूज हैं, आप उसके ऊपर बात करें। इस एज के अंदर यही बात की गई थी। इसमें पहली जिस तरह बाकी जिसके हमने डिस्कस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हिस्ट्री दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया कि जी अमेरिकन रियलिज्म बिगिन एज अ रिएक्शन टू एंड अ रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म। जैसे कि विक्टोरियन एज के अंदर ये बात हुई थी ना, विक्टोरियन एज के अंदर क्या बात हुई थी कि जी उन रोमांटिक, विक्टोरियन एज से पहले रोमांटिक एज चल रही थी, या वर्ड्सवर्थ वगैरह पोइट्री लिख रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने रियलिस्टिक लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी अमेरिकन के अंदर भी, जो अमेरिका के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया, इससे पहले रोमांटिक एज चल रही थी, इन्होंने रोमांटिक आइडियाज को रिजेक्ट किया और इन्होंने बात करना शुरू कर दी रियलिस्टिक लिटरेचर के ऊपर। यानी कि विक्टोरियन एज और रियलिस्टिक एज दोनों जो है, ये रिजेक्शन थी रोमांटिसिज्म की, रोमांटिसिज्म एज की रिजेक्ट, इनको उसको रिजेक्ट किया और ये रियलिस्टिक लिटरेचर की तरफ वापस आते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है यहाँ पे, विद इट्स एम्फोसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड द इंडिविजुअल, जो कि हमने पहले बात की है। फिर रोमांटिसिज्म के अंदर किस पे बात होती थी? इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, नेचर के ऊपर। इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि आप रियलिस्टिक लिटरेचर लिखें। और जो सेकंड मेन रीजन थी वो ये थी कि सिविल वार होती है, सिविल वार ऑफ 1861 to 65 मेड लाइफ सो हॉरिबल इन अमेरिका। ये जो लोग जो थे उन्होंने वो मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि जी हम अब मजीद इमेजिनेशन के ऊपर बेस नहीं कर सकते, हम अब बैठ के कहानियाँ या सुपरस्टिशन पढ़ने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें रियलिस्टिक लिटरेचर चाहिए। इस वजह से अमेरिका के अंदर रियलिस्टिक लिटरेचर इस एज के अंदर लिखना शुरू हो गई। अच्छा, सेकंड है जी कि व्हाट इज़ रियलिज्म। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी बताई है कि जी आप इसमें मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन होती है, कॉमन मैन जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात होती है। सेकंड है जी इसके अंदर डोमिनेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर। जैसे अभी इस्माइला बता रही थी कि जो विक्टोरियन एज के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर था वो नॉवल था, तो सिमिलरली भी यहाँ पे रियलिस्टिक लिटरेचर था, तो यहाँ पे भी नॉवल के ऊपर काम हुआ है। और इसमें जो फोकस ऑफ राइटर्स था, तो डेफिनेटली जब रियलिस्टिक लिटरेचर होगा तो कॉमन मैन के जो इश्यूज थे उसके ऊपर ही बात होगी। जो फोकस ऑफ राइटर्स था वो क्या था? रियलिस्टिक लिटरेचर के ऊपर, रियलिज्म थी। अच्छा, सेकंड इस एज के दो आपने आपकी आवाज काट के आ रही है। आपकी तरफ इशू होगा इंटरनेट की तरफ वजह से। अच्छा, सेकंड इसके एज के दो फेमस जो राइटर्स हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हेनरी जेम्स, इसकी एक बुक है द आर्ट ऑफ फिक्शन। और सेकंड इस एज का जो सबसे फेमस अगर आप कोई राइटर कहें तो वो है जी मार्क ट्वेन, जिसका वैसे ओरिजिनल नेम था सैमुअल क्लेमेंस, लेकिन ये फेमस था मार्क ट्वेन के नाम से। और इसकी नावल है द लाइफ ऑन मिसिसिपी। ठीक है, इस एज के जो राइटर थे उनकी क्या खूबियाँ थी? उनकी ये 3 खूबियाँ यहाँ पे गिवन है। These above mentioned writers were not interested in writing their own feelings, कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं लिखते थे। अब जैसे पोइट्री होती है, पोइट्री के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ होती है कि वो अपनी लव स्टोरीज के ऊपर ही जो शायर है वो शायरी अपने लिखते रहते हैं। लेकिन इस एज के अंदर जो खूबी ये थी कि जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कोई चीज़ नहीं लिखी। उन्होंने किसके ऊपर लिखा जी? जो कॉमन मैन जो था उसके जो इश्यूज थे उसके ऊपर लिटरेचर लिखा। सेकंड है इसमें जी दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग प्रीटी स्टोरी। वही चीज़ है जी कि इसमें कोई इमेजिनेटिव चीज़ें नहीं लिखते थे, जो रियलिस्टिक चीज़ें थी वही लिखते थे। दे वांटेड टू राइट ट्रूथ एज थिंग्स वर इन रियल। वो ऐसी चीज़ें लिखना चाहते थे या उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो जैसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, सेम चीज़ उन्होंने एज इट इज़ उसकी कॉपी की है अपनी बुक्स के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर।